Yes, hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Batman Begins. ये मूवी सन 2005 में आई थी और सच बताऊं तो मेरे चैनल की मोस्ट अवेटेड मूवी है। आप सभी ने मुझे इस मूवी के लिए काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी और फाइनली इस शानदार मूवी का एक कड़क एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक के साथ में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा जिसका नाम है ब्रूस वेन। वो अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम था रेचल डॉस आपस में खेल रहे होते हैं और वहीं खेलते खेलते उसका पैर एक छोटी सी सुरंग के अंदर लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस सुरंग के अंदर गिर जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे बैट्स होते हैं। वो काफ़ी डर जाता है। इस बात को देखकर अब फाइनली रेचल भी वहाँ से भागकर सीधा उसके माता पिता को बुलाने जाती है। वहीं अब काफ़ी सारे चमगादड़ों का झुंड अब ब्रूस वेन पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके मन में ये डर घर कर बैठता है। मगर तभी उसके पिता थॉमस वेन वहां पर आ जाते हैं और उसे वहां से निकाल कर ले जाते हैं और वो अपने बेटे को एक बात समझाते हैं कि हम गिरते क्यों हैं, ताकि हम फिर से उठ खड़े हों और उन चीज़ों से लड़ पाएं जिन्होंने हमें तकलीफ दी है। तुम्हें कभी भी डरना नहीं है ब्रूस, हमेशा अपने डर का सामना करना है। बेसिकली थॉमस वेन गॉथम सिटी के वेल नोन सर्जन, फिलेंथ्रोपिस्ट और साथ ही सीईओ होते हैं वेन एंटरप्राइज के। उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि वो गॉथम सिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाए और इसी वजह से उन्होंने एक ट्रेन बनाई जो कि सीधा गॉथम सिटी के बीच में चला करती थी और ये ट्रेन सस्ती थी, यानी कि उसे गरीब लोग भी आसानी से यूज कर सकते थे। और वहीं से ब्रूस, थॉमस और साथ ही उनकी पत्नी मार्था पहुंच जाते हैं एक शो के अंदर, जहां पर एक थिएटर चल रहा होता है जिसके अंदर काफी सारे लोग बैट्स बनकर सभी लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। मगर इन चीजों को देखकर ब्रूस के मन में वो डर फिर से पैदा हो जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से जाना है। इस बात को समझकर अब थॉमस वेन मार्था के साथ में अब वहां से अपने बेटे को लेकर निकल जाते हैं। जब वो पीछे के रास्ते से वहां से जा रहे होते हैं, मगर तभी वहां पर एक चोर आ जाता है और वो अपनी गन पॉइंट पर उन सभी को ले लेता है और वो उनसे पैसों की मांग करता है। पहले तो वहां पर थॉमस वेन अपना पर्स निकालकर उसे दे देते हैं, मगर तभी वो कहता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी के गले में जो नेकलेस पड़ा है मुझे वो भी चाहिए। मगर थॉमस वेन ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उस नेकलेस को बचाने के लिए बीच में आते हैं। मगर तब तक उस चोर की गोली चल जाती है और जैसी उसकी गोली चलती है वहां पर थॉमस वेन और साथ ही मार्था वेन की डेथ हो जाती है। ब्रूस ये सब देखकर काफी बौखला जाता है, वो बैठकर रोने लगता है। ब्रूस के माता पिता अब उसके साथ में नहीं थे, वो अनाथ हो चुका था और इसका जिम्मेदार वो खुद अपने आप को मानता था, क्योंकि उसी ने अपने माता पिता को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा था और उनके बाहर निकलने पर ये हादसा उनके साथ घटा। इसीलिए वो इस बात के लिए आज तक कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाया था। वो एल्फ्रेड से कहता है कि अगर मैंने अपने माता पिता को बाहर निकलने के लिए ना कहा होता तो आज वो दोनों जिंदा होते और मेरे साथ होते। मगर तब एल्फ्रेड, जो कि उनके घर के बटलर होते हैं, वो ब्रूस को समझाते हैं कि इसके अंदर तुम्हारी गलती नहीं बल्कि उस चोर की गलती थी, इसमें तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। अगले दिन जब पुलिस की तहकीकात होती है तो वहां पर पुलिस गॉर्डन और साथ ही उनके कमिश्नर ब्रूस को बताते हैं कि जिस चोर ने तुम्हारे माता पिता का कत्ल किया है हमने उसे पकड़ लिया है। और धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता है, 14 साल बीत जाते हैं और अब वो मोमेंट आता है जब उस चोर की रिहाई होने वाली थी। उस चोर का नाम होता है चिल और वहीं पर उसका वकील अदालत में ये कहता है कि ये चोर जो कि चिल है, जिसने कि आज से 14 साल पहले मिस्टर थॉमस वेन और उनकी पत्नी मार्था वेन को जान से मारा था, उसने उसकी सजा काट ली है और अब वो हमारे साथ में एक बहुत ही अहम मिशन पर काम कर रहा है। इस शहर का गुंडा जिसका नाम है फैल्कोनी, ये उसके खिलाफ हमें सबूत देगा। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो ये हमारे काफी काम आ सकता है। लेकिन ये सब पीछे बैठकर ब्रूस वेन भी सुन रहा होता है और वो नहीं चाहता था कि वो चील को जिंदा छोड़ दे। ब्रूस ने ये डिसाइड कर लिया था कि जिस इंसान ने मेरे माता पिता को जान से मारा है मैं भी उसे जान से मारकर अपना बदला पूरा लूंगा। और वो अपनी आस्तीन में एक छोटी सी पिस्टल छुपाए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है, मगर तभी पीछे से उसे एक गोली आकर लग जाती है और वो वहीं पर जान से मारा जाता है। इस हादसे के बाद में ब्रूस और साथ ही रेचल वहां से निकल जाते हैं। तब वहां पर ब्रूस रेचल को कहता है, मैं उसे बस जान से मारने ही वाला था लेकिन मुझसे पहले किसी और ने उसकी जान ले ली। मेरे हाथ में तो पिस्टल भी थी। मगर जब रेचल को इस बात का पता चलता है तो उसे काफी बुरा लगता है और साथ ही वो ब्रूस को थप्पड़ भी मारती है और उसे कहती है कि तुम इतने बुज़दिल हो सकते हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे पिता थॉमस वेन होते तो वो तुम्हारे इस काम को कभी भी सराहते नहीं। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो कभी किसी की जान नहीं लेते।
उन्हें हमेशा से ही कानून पर विश्वास था। उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि वो गौतम सिटी से और साथ ही हमारे समाज से जुर्म को, गरीबी को और जो लोग कानून को तोड़ते वो हमेशा से उन्हें हटाना चाहते थे। इस बात को सुनकर फाइनली ब्रूस को एहसास होता है कि वो जो करने वाला था वो गलत था, और तब वो ये डिसाइड करता है कि फैल्कोनी जिसने चील को जान से मरवाया वो जाकर सीधा उससे बात करेगा, वो उसे जान से मारेगा। जब ब्रूस फैल्कोनी के सामने आता है तो वो उसे जान से मारने की धमकी देता है, मगर तब वहां पर फैल्कोनी कहता है कि आखिर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। यहाँ पर शहर के बड़े बड़े जज और साथ ही पुलिस वाले मौजूद है जो कि मेरी जेब में है। मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर उनके सामने तुम्हारा कत्ल करवा दूं और कोई मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। अब अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ पर लौटकर कभी मत आना। तो ब्रूस उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। सीधे शब्दों में फैल्कोनी ने ब्रूस को गाली ही दी थी और साथ ही उसके पिता की इंसल्ट भी करी थी, और वो ये बताना चाहता था कि ये डर की ताकत है जो मुझे और ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। इस ताकत को तुम कभी नहीं खरीद सकते। इस बात को सुनने के बाद में ब्रूस ही डिसाइड करता है कि वो डर की ताकत को पहचानेगा, उसे महसूस करेगा कि आखिर डर कैसा होता है। वो ये जानना चाहता था कि आखिर एक चोर जब चोरी करता है तो उसके मन में कितना डर होता है, वो क्या महसूस करता है। ये सारी बातें ब्रूस पता लगाना चाहता था, और अब वो पहुंच जाता है जुर्म की दुनिया में, जहां पर वो एक के बाद एक क्राइम करता जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर जुर्म करने के बाद में उस जुर्मी के मन में क्या चलता है। वो अपने घर से दूर चला जाता है, अपनी दुनिया को छोड़ देता है और 7 सालों तक अपने घर से गायब हो जाता है। अब इन 7 सालों का फ्लैशबैक हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उसने बुरे काम करना स्टार्ट कर दिए होते हैं, और इसी जर्नी के दौरान एक चोरी के मुताबिक उसे पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। उस जेल के अंदर उसके साथ काफी बुरा सलूक होता है। वहां पर काफी सारे कैदी आकर उसे मारने लगते हैं, उसे पीटने लगते हैं, मगर तब तक ब्रूस के मन से डर जा चुका था और वो भी अब उन सब का सामना करता है, उन्हें खूब पीटता है। तब वहां पर पुलिस आकर उसे कहती है कि हमें बचाने की जरूरत है। तब वहां पर ब्रूस कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। तो पुलिस कहती कि नहीं, हम यहाँ पर तुम्हारी नहीं, हम यहाँ पर उन बाकी कैदियों की बात कर रहे हैं जिन्हें अभी तुमने धोया है। उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है, और तभी वहां पर एक शख्स आता है, हेनरी डुकाट, और वो कहता है कि ब्रूस वेन, मैं आपको जानता हूँ और साथ ही मैं आपकी मदद करूंगा आपकी जिंदगी के उस मकसद को ढूंढने में जिसमें आपने अपने पिछले 7 साल लगा दिए। तो ब्रूस उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो। तब वहां पर हेनरी डुकाट से बताता है कि आप जैसे लोगों के लिए दुनिया काफी छोटी है, आप जो ये दिखावा कर रहे हैं क्रिमिनल बनने का, आप वैसे है नहीं, मैं आपको आपकी पहचान दिलाने में मदद करूंगा। और तभी वो उसे लीग ऑफ शेडोज नाम की एक संस्था में शामिल होने के लिए कहता है। तो ब्रूस उससे पूछता है कि आखिर मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। तो रैसुल गुल कहता है कि कल आपको एक जगह पर छोड़ दिया जाएगा, वहां से आपको एक नीला फूल लेकर बर्फीली चट्टानों की उस चोटी पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर हमने घर बना रखा है, और इस काम के अंदर अगर आप सफल होते हैं तो आपको हमारी संस्था में शामिल कर लिया जाएगा। अब अगले दिन ब्रूस को एक जगह पर छोड़ दिया जाता है और वो काफी मेहनत के साथ में उस नीले फूल को ढूंढ लेता है जो कि हेनरी डुकाट ने उसे लाने के लिए कहा था, और वो बर्फीली चट्टानों पर चढ़ता जाता है और फाइनली उस चोटी के उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर डुकाट ने उन्हें आने के लिए कहा था। और जब वो वहां पर आता है तो उसके सामने उसे एक शख्स मिलता है, और तब वहां पर डुकाट भी पहुंच जाता है और वो उसे बताता है कि इनका नाम है रास अल गुल। और साथ ही डुकाट ये भी बताता है कि रास अल गुल ये जो संस्था है ये काम करती है जुर्म को मिटाने का, उन सभी मुलजिमों को सजा देने का जो कि सजा के हकदार हैं। और इसी के साथ अब फाइनली ब्रूस उस संस्था में शामिल हो जाता है और फिर शुरुआत होती है ब्रूस की ट्रेनिंग की, जो कि खुद हेनरी डुकाट उसे देता है। उसे लड़ना सिखाता है, उसे चौकन्ना रहना सिखाता है, उसे हर वो बात बताता है कि दुश्मन किस टाइम पर किस जगह से तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना होगा, तुम्हें उनकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। तुमसे बचने के लिए लोग छिप सकते हैं मगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा गायब होना। तुम चाहो तो अपने दुश्मन को हरा सकते हो मगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा दुश्मन को पूरी तरीके से मात देना। और जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब वहां पर उसके लिए एक फाइनल टास्क होता है कि उसे एक मुलजिम की जान लेनी है। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि इस मुलजिम ने किसानों की जमीन को हड़पा है और ये भी एक जुर्म है, तुम्हें इस मुलजिम को सजा देनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें इसकी जान लेनी पड़ेगी और यही तुम्हारा फाइनल टास्क है। मगर तब ब्रूस ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता। डुकाटो से कहता है कि ऐसा करना जरूरी है और जब तक तुम ऐसा नहीं करते
तुम हमारी संस्था में शामिल नहीं हो सकते। और तब वहां पर ब्रूस को ये समझ में आ जाता है कि उसे करना क्या है, और वो वहां से सभी को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। सभी उस पर अटैक करते हैं, उसे काफी ज्यादा मारने की कोशिश करते हैं, मगर अब जाकर ब्रूस पूरी तरीके से तैयार हो चुका था उन सभी निंजास से लड़ने के लिए, और वो एक एक करके सभी को मारने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इस कहानी का एक प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रास अल गुल जो एक पूरी संस्था है, ये चाहती है कि पूरे शहर से उन मुजरिमों को खत्म कर देना जिसका न्याय आज तक कोई कोर्ट भी नहीं कर पाई। ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे थे, उन्होंने इसके पहले रोम और साथ ही इटली पर भी हमला किया था और वहां पर पूरी की पूरी संस्था पूरे लोगों को ही जान से मार दिया था ताकि जुर्म करने वाला कोई बचे ही ना। और जब इन इरादों का ब्रूस को पता चला कि ये लोग सही नहीं है, तो वहां से उसने निकलने की कोशिश करी और फाइनली यहाँ से निकल जाता है। मगर निकलने से पहले उसने अपने टीचर को बचा लिया था, यानी कि हेनरी डुकाट को, क्योंकि ये वही शख्स था जिसने उसे लड़ना सिखाया, वो सारी बातें सिखाई जिससे कि आज ब्रूस इतना मजबूत बन सका। वहां से निकलने के बाद उसे एल्फ्रेड मिलता है, जो कि उन्हीं के घर का बटलर था जिन्होंने बचपन से ब्रूस की सेवा की थी। और तब वो ब्रूस को कहते हैं कि आपका स्वागत है, 7 सालों बाद, जो कि आप इतने टाइम से घर से बाहर थे, अब फाइनली आप आ ही गए। इन 7 सालों में आपके पिता की जो कंपनी थी उसे काबिल लोगों ने चलाया, मगर साथ ही इन 7 सालों में आपको मुर्दा घोषित भी कर दिया गया क्योंकि आप इतने टाइम से गायब थे। मगर उस वक्त ब्रूस के माइंड में कुछ और ही चल रहा था, और तब वो अल्फ्रेड को अपना प्लान बताता है। वो उससे कहता है कि गॉथम सिटी अब काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है, यहाँ पर हर कोई बिक चुका है, हर किसी के मन में चोर है, और मैं अब इस सिटी से सारे जुर्म को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मगर मैं इस चेहरे के साथ में ये सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे एक दोहरी ज़िंदगी जीनी होगी, मुझे एक ऐसी पहचान चाहिए होगी जिसे कोई भी नहीं जानता हो, जिसे ना तो पुलिस पकड़ सके और ना ही कोई अमीर इंसान रिश्वत खिलाकर खरीद सके। क्योंकि ब्रूस वेन को सभी जानते हैं, इस चेहरे को हर कोई पहचानता है, मगर वो चेहरा जिसे कोई भी नहीं जानता होगा, तो मुझे ये सारे काम करने में आसानी होगी। घर पहुंचने पर अब ब्रूस अपने उस काम को अंजाम देने की कोशिश करता है, और तभी वहां पर उसके कमरे में एक चमगादड़ आ जाता है, और तब वहां पर अल्फ्रेड भी आकर कहता है कि नीचे एक गुफा है, वहां से चमगादड़ न जाने पता नहीं क्यों आ जाता है। तब वहां पर ब्रूस नीचे जाने का डिसाइड करता है, और जब वो अल्फ्रेड की मदद से उस गुफा में पहुंचता है तो उसे वहां पर बिल्कुल एक नई जगह दिखती है, जो कि अब उसे लगता है कि ये मेरे छिपकर काम करने के लिए एक सही जगह रहेगी। तब वहां पर अल्फ्रेड उसे ये भी बताता है कि सिविल वॉर के टाइम पर आपके दादाजी ने ये जगह बनवाई थी ताकि वो काफी सारे देशभक्तों के साथ में यहाँ पर आकर छिप सकें। और अब इसी के साथ में ब्रूस को अब अपना एक नया अड्डा भी मिल चुका होता है। अगले दिन ब्रूस ये डिसाइड करता है कि वो अपने पिता की बनाई वेन इंडस्ट्रीज में जाएगा और अपना जो हक है उसे वापस लेगा। वो वहां पर पहुंचकर वहां के अधिकारियों से बात करता है। तब वहां पर वो उसे पाकर काफी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये आपकी ही कंपनी है, क्या आप वापस से अपनी गद्दी संभालने के लिए तैयार हैं? तब वहां पर ब्रूस कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बस एक कोई छोटा सा काम दे दो जिससे कि मैं अपने आप को टाइम बिजी रख सकूं। तो वहां पर वो उसे बताते हैं कि हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जो कि नई नई चीजों को बनाता है, उन्हें इन्वेंट करता है, उन्हें ट्राई करके देखता है, शायद ये डिपार्टमेंट आपके जरूर काम आए। और तब ब्रूस वेन की मुलाकात होती है उस डिपार्टमेंट के हेड से जिनका नाम होता है लूसियस फॉक्स। और तब वो उसे बताते हैं कि ये डिपार्टमेंट काफ़ी टाइम से मैं संभाल रहा हूँ, मगर यहाँ पर आप जैसा बड़ा आदमी आए इसकी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। तब ब्रूस उन्हें कहता है कि मुझे पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग करनी है, क्या आपके पास में ऐसे कोई इक्विपमेंट्स हैं? तब वहाँ पर फॉक्स उन्हें अपने इस पूरे डिपार्टमेंट का एक दौरा करवाता है और उन्हें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स दिखाता है जैसे कि एक बुलेट प्रूफ सूट और साथ ही कुछ हैंड ग्लव्स, और साथ ही ये बताता है कि ये सारी इक्विपमेंट्स कभी एडवांस पुलिस फोर्स के लिए बनाई गई थी, मगर ये इतनी ज़्यादा महंगी थी कि एंटरप्राइज ने इनका मास प्रोडक्शन करने पर रोक लगा दी। उन्हें ऐसा लगता था कि 3 लाख का सूट एक इंसान की कीमत से ज़्यादा महंगा है। और तभी ब्रूस की नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जिसका नाम होता है टम्बलर। ये किसी टैंक से कम नहीं होती है। तब वहाँ पर वो उसकी टेस्टिंग करता है। तब वहाँ पर फॉक्स उसे बताते हैं कि सेना के लिए गाड़ी को तैयार किया गया था ताकि ये पानी में भी चल सके, ब्रिजेस पर भी जा सके और साथ ही बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर भी चढ़ सके, मगर इसको कभी मंजूरी मिली ही नहीं। मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके अंदर कोई कमी नहीं है, आप इसे पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रूस उसे कहते हैं कि क्या ये गाड़ी मुझे ब्लैक कलर में मिल सकती है? और अब इसी के साथ ही ब्रूस के पास में उसका सूट है, उसके वेपन्स हैं और उसके पास में एक तेज तर्रार गाड़ी भी है। और अब इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए
उसके मन में उसके पास में एक आइडिया होता है, उसका वो डर जिससे वो आज तक डरा करता था। उसने अपनी ट्रेनिंग में यही चीज़ सीखी थी कि हमेशा अपने डर पर काबू करना सीखो, और वो हमेशा से डरता आया था बैट से, यानी कि चमगादड़ों से, और अब यही उसकी पहचान बन जाती है। अब वो एक बैटमैन बनकर उभरता है जो कि गौथम सिटी के जुर्म से लड़ेगा और सभी मुलजिमों को कानून के जरिए उन्हें सजा दिलवाएगा। और अब बैटमैन का रूप ले लेने के बाद में सीधा बैटमैन पहुंचता है इस शहर के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिनका नाम होता है सार्जेंट जेम्स गॉर्डन, और वो उन्हें पीछे से आकर बोलता है कि मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डर के मारे अब वहाँ पर गॉर्डन भी उससे कहता है कि ठीक है, मुझसे पूछो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वहाँ पर बैटमैन उन्हें कहता है कि इस शहर का एक गुंडा है जिसका नाम है फैल्कोनी, और वो हर महीने इस शहर के अंदर वेपन्स और साथ ही ड्रग्स लेकर आता है। उसे कोई पकड़ता क्यों नहीं है, कोई उसे जेल में क्यों नहीं डालता। तो गॉर्डन उसे बताता है कि इस शहर के अंदर हर पुलिस वाला बिक चुका है, हर कोई इसके तलवे चाटता है, अब ऐसा कोई भी ईमानदार नहीं बचा जो उसके खिलाफ खड़ा हो सके। तब वहाँ पर बैटमैन उसे कहता है कि उसके खिलाफ अब हम खड़े होंगे। तो वो कहता है कि हम, इसका मतलब ये है कि मैं और तुम। और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद में ब्रूस पहुंचता है नेरोज में। नेरोज बेसिकली एक बहुत ही बड़ा शिप कंपार्टमेंट होता है जहां पर काफी सारे कंटेनर्स होते हैं। उन्हीं के अंदर से एक कंटेनर फैल्कोनी का भी होता है जिसके अंदर वो काफी सारे ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा होता है। मगर तब बैटमैन वहां पर पहुंच जाता है और एक एक करके उनके सभी गुंडों को मारने लगता है। और उन सभी को हराने के बाद में अब फाइनली वो फैल्कोनी के पास भी पहुंच जाता है और उसे एक बड़ी सी स्पॉटलाइट के ऊपर बांधकर पुलिस को सारे के सारे राज पहुंचाकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन कोर्ट में फैल्कोनी के ऊपर केस चलाने वाले थे कि इसने बहुत ही बड़े बड़े जुर्म करे, और उस केस की अगुवाई कर रही होती है रेचल डॉस जो कि इस शहर की एक ईमानदार वकील होती है। मगर उनकी पूछताछ से पहले वहां पर फैल्कोनी का वकील पहुंच जाता है जिसका नाम होता है क्रेन, और वो उसे आकर कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी इस केस में तुम्हारी मदद क्यों करूं, मैं क्यों तुम्हारी जान बचाऊं। तब वहां पर फैल्कोनी से कहता है कि मुझे तुम्हारे राज के बारे में ऑलरेडी पता है, मैं जानता हूं कि जो ड्रग्स मैं इस शहर में सप्लाई करता हूं उन ड्रग्स की जरूरत तुम्हें भी पड़ती है क्योंकि तुम उस ड्रग्स का यूज करते हो अपने उस पागल खाने में पागलों पर, तुम मासूम लोगों की जान से खेल रहे हो। और तभी वहां पर क्रेन अपना ब्रीफ केस खोलता है और उसके अंदर से वो अपना एक स्केरक्रो का मास्क निकालता है और साथ ही एक छोटी सी गैस उसके मुंह पर छोड़ देता है। और जब उस गैस का असर फैल्कोनी पर होने लगता है तो उसे अपने सामने खड़ा हुआ इंसान एक बहुत ही भयानक महाकाल दिखने लगता है और वो उससे काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपनी दिमागी स्थिति खो बैठता है, पागल से हो जाता है, और तब जाकर कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ता है कि फैल्कोनी एक गुंडा नहीं बल्कि मानसिक तौर पर बीमार इंसान है, इसीलिए उसे जेल में नहीं बल्कि पागल खाने भेजा जाना चाहिए। इस बात से रेचल को काफी बुरा लगता है और वो जाकर सीधा क्रेन के अड्डे पर पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने उसे पागल करार दिया जबकि उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल सही था, तुम आखिर करना क्या चाहते हो, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। और तब वहां पर क्रेन उसे अपनी एक लैब में लेकर जाता है जहां पर काफी सारे लोग एक केमिकल को गौतम सिटी के पाइपलाइन में मिला रहे होते हैं और वो ये कहता है कि ये एक ऐसी गैस है जो कि इंसानों को पागल बना सकती है। और बातों ही बातों में वो उसी गैस का इस्तेमाल अब रेचल के ऊपर भी कर देता है। ये गैस बेसिकली एक ऐसा हेलोजिनेशन क्रिएट करती है जिससे इंसान को वो चीजें दिखने लगती है जिनसे वो सचमुच डरते हैं, उनके सामने वो चीजें आने लगती है जिनका वो सामना कभी भी नहीं करना चाहते। वहीं पर हमें लैब में एक मशीन भी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है माइक्रोवेव इमीटर, जो कि किसी भी पानी वाली तरल चीज को गैस में बदल सकता है। और ये वही गैस अब पूरे गौथम सिटी के ऊपर यूज करना चाहता था जिससे कि हर कोई हेलोजिनेशन के अंदर बदल जाए, हर किसी को सब लोग अपने दुश्मन लगने लगे और एक एक करके सभी लोग आपस में एक दूसरे की जान ले ले और इस पूरी सिटी से जुर्म का नामो निशान ही मिट जाए। मगर तब तक वहां पर बैटमैन पहुंच जाता है और वो अपनी चालाकी के साथ में फाइनली रेचल को अपनी उस बैट मोबाइल के अंदर बैठाकर निकल जाता है और सीधा पहुंचता है अपने वेन मैनर में जहां पर उसके पास में उस ड्रग्स का एंटीडोट भी होता है जो कि उसे फॉक्स ने दिया था। अब यहाँ पर रेचल की जान तो बच जाती है मगर उसी दिन ब्रूस वेन का बर्थडे भी होता है। इस वजह से उसके घर में काफी सारे गौथम सिटी के बड़े बड़े लोग आए होते हैं जिनके अंदर काफी सारे उच्च अधिकारी, बड़े कमिश्नर और साथ ही ऊंचे ओहदे वाले पुलिस ऑफिसर भी होते हैं। और तभी उसकी मुलाकात होती है हेनरी डुकार्ट से और तब वहां पर हेनरी उसे बताता है कि जिस मशीन को तुम इस शहर में लाने से रोकना चाहते हो उसे बेसिकली मैंने ही तैयार किया है और मैं ही चाहता हूँ इस पूरे शहर से जुर्म का नामो निशान मिटा देना। अब अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर किसी की भी जान ना जाए तो कोई भी बहाना बनाओ और यहाँ से सभी लोगों को जाने के लिए कह दो।
और तब वहाँ पर ब्रूस वेन उन सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है। उन्हें कहता है कि आप सब लोग बस पैसों के भूखे हैं, बस मुझे स्माइल करके दिखाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं मेरे सामने कि आप मेरी इज्जत करते हैं, मगर इसके पीछे आपके 2 चेहरे हैं। आप सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनकर दिखाते हैं, मगर पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं। अब चले जाओ इस पार्टी से अगर सभी ने फ्री की दारू पी ली हो तो। और इस बात को सुनकर सभी बुरा मानकर उसकी पार्टी से चले जाते हैं। तब वहां पर ब्रूस वेन वापस से अपने असली होशोहवास में आकर हेनरी डुकाट से बातें करने लगता है। और तब वहां पर हेनरी डुकाट अपना असली प्लान बताता है कि रेस अल गुल जो संस्था थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की थी, और तुम मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट थे जिसे मैं अपनी इस पूरी टीम को लीड करवाने के लिए रखना चाहता था, मगर तुमने एक दूसरा रास्ता चुना, तुमने कानून का रास्ता चुना। तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे कि जिस मुलजिम ने जो जुर्म किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसकी सजाए मौत है। ब्रूस वेन उसकी किसी बात को नहीं मानता और साथ ही उसका सामना करने की भी कोशिश करता है, मगर तब तक काफी देर हो जाती है और वो उसके पूरे घर को जला देते हैं। घर में आग लग जाने की वजह से एक बहुत ही बड़ी लकड़ी का पिलर आकर सीधा ब्रूस वेन पर आकर गिरता है। तब वहां पर अल्फ्रेड आकर उनकी जान बचाता है, जिन्होंने आज तक बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन की सेवा करी थी, क्योंकि ब्रूस वेन के माता पिता के बाद में अगर किसी ने उन्हें पाला था तो वो सिर्फ अल्फ्रेड ही थे, जिन्हें हर वक्त उनकी चिंता सताए रहती थी। वहीं दूसरी ओर अब राज अल गुल यानी कि हेनरी डुकाट उस माइक्रोवेव एमीटर को लेकर सीधा पहुंच जाता है गॉथम सिटी के बीच में, और उस एमीटर को सीधा लेकर जाने लगता है उसी ट्रेन में जो कि सीधा कनेक्ट होती है वेन एंटरप्राइजेस में, क्योंकि वेन एंटरप्राइज ही एक ऐसी जगह है जहां से पूरी शहर को पानी की सप्लाई मिलती है। और उसका ये प्लान था कि वो उस एमीटर मशीन को पानी की सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दे, जिससे कि सारा पानी भाप बनकर एक गैस में बदल जाए। और आज तक वो पानी के अंदर जो केमिकल मिला रहे थे वो बेसिकली एक ड्रग्स ही होता है, और अगर वो ड्रग्स इस पूरे शहर में फैल जाएगा तो हर कोई अब हेलुसिनेशन का शिकार हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। ट्रेन में जाने से पहले वो इस एमीटर को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब शहर का सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगता है, और उस भाप के ड्रग से अब हर कोई हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है। हर किसी को हर कोई एक बहुत ही बड़ा दुश्मन, एक महाकाल लगने लगता है। तब वहां पर बैटमैन एक प्लान सोचता है। वो सीधा जाकर मिलता है उसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम होता है जेम्स गॉर्डन, और वो उसे कहता है कि आपको इस काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं जाकर रोकूंगा रेज अल गुल को, वहीं दूसरी ओर आपको रोकना पड़ेगा उस ट्रेन को। उसके लिए आपको मेरी एक गाड़ी मदद करेगी। और वहीं से जेम्स गॉर्डन उसकी बैट मोबाइल को लेकर निकल जाता है और सीधा अटैक कर देता है ट्रेन के उन्हीं पिलर्स पर जिन पर वो पूरी की पूरी ट्रेन चल रही होती है, जिसकी वजह से अब ट्रेन जमीन पर गिरने लगती है। वहीं अंदर अब बैटमैन राज अल गुल से लड़ाई कर रहा होता है, और यही हमें इस पूरी मूवी की सबसे शानदार फाइट दिखाई जाती है। मगर अब क्योंकि बैटमैन काफी ज्यादा तेज और चालाक बन चुका था, इसीलिए वो इस फाइट को जीत जाता है। और जब गॉर्डन उनके पिलर्स को उड़ाता है तो वहीं से बैटमैन राज अल गुल को उस ट्रेन में छोड़कर वहीं से कूद जाता है, जिससे कि राज अल गुल का नामो निशान मिट जाता है। और इस तरीके से बुराई की हार और सच्चाई की जीत होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस वेन की कंपनी, जिसके सारे के सारे शेयर्स अब पब्लिकली बेच दिए गए होते हैं, वो उन सभी को खरीद लेता है और फाइनली अब अपनी कंपनी का एक सीईओ बनकर उभरता है। और साथ ही अब लूसियस फॉक्स को अपनी कंपनी के अंदर काम दे देता है, एक हाई पोजीशन दे देता है, क्योंकि ये वही शख्स थे जिन्होंने ब्रूस वेन को वो सारे इक्विपमेंट्स दिए जिनसे कि ब्रूस वेन बैटमैन बन पाया। वहीं इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि शहर से अभी भी जुर्म खत्म नहीं हुआ है। एक इंसान अभी भी है जिसने 2 बैंक रॉबरी और साथ ही 2 लोगों को जान से मारा है, और वो हर जुर्म करने के बाद में अपनी निशानी वहां पर छोड़ जाता है, जो कि एक ताश का पत्ता यानी कि एक जोकर होता है। और इसी के साथ में ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो उन्हें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और साथ ही रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद में मैं बैटमैन ट्रिलॉजी का अगला पार्ट यानी कि द डार्क नाइट आपके सामने जल्द ही लाने वाला हूँ। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।